चुनावी राज्यों में विपक्ष की ओर से जिस तरह सनातन विरोध का एजेंडा सेट किया गया था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए गए। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ माहौल तैयार किया था, उसे हिंदू भाषी बेल्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और इसका सीधा लाभ बीजेपी को हुआ है। तभी तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हमें सनातन विरोध ले डूबा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृतकाल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। चुनावी राज्यों में जिस तरह विपक्ष ने सनातन के खिलाफ विरोध का एजेंडा चलाया था, राम मंदिर के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, उसे हिंदी भाषी राज्यों में सिरे से खारिज कर दिया गया। सनातन विरोधियों को आईना दिखा दिया गया और बता दिया ये जीत 125 करोड़ राम भक्तों की है। चुनावी राज्यों में राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से हावी रहा। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने हर एक चुनावी रैली में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया, जिसका नतीजा ये रहा कि सनातन विरोधियों को जनता ने नकार दिया और बीजेपी को हिंदी बेल्ट में इसका बड़ा फायदा मिला। चाहे समाजवादी पार्टी से स्वामी मौर्य हों या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सबने सनातन के खिलाफ सियासी मोर्चा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सबकी जुबान खामोश हो गई। और किसी ने अगर कुछ बोला तो वो कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने कहा सनातन का विरोध हमें ले डूबा। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध ये हमें ले डूबे। दरअसल विरोधियों ने राम मंदिर और सनातन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी ने इसे मुद्दा बना दिया। इस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जीत का ठप्पा लगा दिया। यानी 23 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा काफी पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो बीजेपी के लिए एक बार फिर राम बाण साबित होने वाला है। ये तो धर्मस्तत्व जय, जहां धर्म होगा वहां जय होगा जी। जहां धर्म नहीं वहां पराजय होनी है। मैंने पहले कह दिया था कि ये लड़ाई नेताओं की नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है जी। अधर्म हारा, धर्म जीता। और मोदी जी का विकास सर्वतोन्मुखी है, इसे मोदी जी के विकास पर जनता ने मोहर लगा दी। बहुत अच्छा हुआ। जो लोग सनातन विरोधी हैं, राम का विरोधी हैं, उनको पता चला कि राम के सहारा लेकर के चलने वाले किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि जहाँ पर राम कृपा राम के होई ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा करता है। जनता समझ गई है और जनता के माध्यम से उनको वोट मिलना है। दरअसल अयोध्या ही वो नगरी है जिसे 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया था और वादा किया था कि राम मंदिर का निर्माण हर हाल में करवा कर रहेंगे। इसे अब पूरा कर लिया गया है और इसी का संदेश पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक हर मंच से दे रहे हैं और चुनावी परिणाम भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।
4 राज्यों के नतीजों में साफ हो गया है कि 2024 के लिटमस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ पूरी तरह से सफल रही बल्कि बम्पर जीत ने अगले लोकसभा चुनाव की तस्वीर के भी संकेत दे दिए हैं। मोदी सरकार की नीतियों, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह के कुशल प्रबंधन के साथ साथ ग्राउंड वर्क ने बीजेपी को यह बम्पर जीत दिलाई है। खासतौर पर अमित शाह ने हर चुनावी राज्य में धरातल पर फोकस किया। हर मुद्दा, हर समस्या को लेकर क्षेत्रीय प्रभारियों और नेताओं के साथ में सीधा संवाद कायम किया, विपक्ष को मुद्दों पर घेरा और इसी की बदौलत न सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना गढ़ बचाया बल्कि कांग्रेस से राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों छीन लिए। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी पर जनता के विश्वास को दिखाती है। यह जीत अमित शाह के कुशल प्रबंधन की तस्दीक करती है। चार राज्यों के चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता को कमल का खिलता फूल ही पसंद है। 2024 के चुनावी महासंग्राम से पहले इस चुनावी रण को जीतने में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं ने न सिर्फ अहम योगदान दिया बल्कि दिन रात एक करके पार्टी को एक सूत्र में पिरोया और क्षेत्रीय नेताओं को इस तरह से ग्राउंड ड्यूटी सौंपी कि विपक्ष को कोई मौका तक नहीं मिल सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 राज्यों के इस चुनावी रण में न सिर्फ हर राज्य के क्षेत्रीय नेताओं से सीधी ट्यूनिंग रखी बल्कि हर मुद्दे को लेकर बारीकी से विश्लेषण और पार्टी की नीति को साफ साफ चुनावी फाइट में लागू करने का काम किया। शायद इसी का नतीजा है कि नतीजों में हर तरफ कमल खिलता दिख रहा है। अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत से ही अमित शाह ने डिफेंसिव पॉलिटिक्स को दरकिनार कर दिया था। मध्य प्रदेश में पार्टी की सरकार थी तो इस गढ़ को बचाना एक अहम लक्ष्य था। ऐसे में अमित शाह ने न सिर्फ तमाम दिग्गजों को पार्टी लाइन के मुताबिक विपक्ष पर तीखे वार करने की नीति पर काम करने को कहा बल्कि खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक क्षेत्र, एक एक संभाग और एक एक मुद्दे को प्राथमिकता दी और नतीजा सबके सामने है। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस की जीत वाले दावे दूर दूर तक नहीं दिख रहे। मोदी जी का नेतृत्व सर्वांगीण विकास और विकास की गारंटी है। तो महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों को रोजगार है, बुजुर्गों का सम्मान है और जो परेशानियां हैं, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस शासन करती रही कि आज गरीबी नहीं हटा पाई। आज गरीबों को 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। देखिए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये स्पष्ट हो गया है और भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ हिमालय की चोटी और दूसरी तरफ कांग्रेस की नीयत है खोटी, इसीलिए उन्हें नकारा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में जो परिक्रमा की पॉलिटिक्स को उसको पछाड़ करके परिश्रम को परिणाम में परिवर्तित करने वाले माहौल को खड़ा किया है।